नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न होंगे। गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपन बात करेंगे। इसके अंतर्गत लाहौर अधिवेशन की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की घोषणा की बात करेंगे, दांडी मार्च की बात करेंगे, गांधी इरविन समझौते की बात करेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? सबसे पहला प्रश्न है। सभी प्रश्नों को देखने के साथ साथ देखते ही आप वीडियो को रोका करिए और अपना उत्तर दीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए क्या आप सही प्रकार से उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं। पहला प्रश्न आपसे है, औपचारिक शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि दांडी मार्च की बात करें तो गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन की शुरुआत की गई नमक सत्याग्रह आंदोलन, उसे ही दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यदि बात की जाए कि यह यात्रा कहां से कहां तक चली है, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक यह यात्रा चली है। कब से कब तक? 12 मार्च सन 1930 से लेकर 6 अप्रैल सन 1930 तक। दोस्तों, इस नमक सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने नमक बनाकर इस सत्याग्रह को तोड़ा था, ठीक है, बनाया था। यहीं से माना जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपसे पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2001 में। यह प्रश्न बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? गांधी जी ने अहिंसक सत्याग्रह नीति की एक प्रकार से आप कह सकते हैं आधार रखा। गांधी जी ने यह आधार रखा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसक नीति को अपनाएंगे, लेकिन ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे। ब्रिटिश कानूनों को ना मानते हुए बिना हिंसा के हम आंदोलन करेंगे, ठीक है। हिंसा का प्रयोग ना करके ब्रिटिश कानूनों को ना मानना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आप कह सकते हैं अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक अवज्ञा, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है कि हम कानूनों को नहीं मानेंगे लेकिन हिंसा भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों इरविन। इरविन का शासनकाल कब से कब तक चला? 1926 से लेकर 1931 तक इरविन का शासनकाल चला। उसी के समय में आप कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से किस समझौते के बाद स्थगित किया गया था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1931। मार्च 1931 में गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था। आप कह सकते हैं गांधी इरविन समझौते के बाद इसे स्थगित किया गया था अस्थायी रूप से। इसके बाद आंदोलन स्थगित हो गया और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आ गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? दोस्तों, यह प्रश्न भी यूपीएससी में पूछा गया है। या तो यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं या तो फिर स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, इसलिए आप वीडियो पर ध्यान से बने रहिएगा। बताना है दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई, तो आप कह सकते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद, अर्थात कब इसकी शुरुआत हुई होगी? 1932 में, ठीक है ना। यहाँ इसके बाद ब्रिटिश दमन बढ़ गया और 1932 में आंदोलन दूसरे चरण में पुनः शुरू हो गया, जो स्थगित हो गया था गांधी इरविन समझौते के लिए, और फिर वह दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी का स्वरूप कैसा था? महिलाएं किस प्रकार से इसमें भागीदारी निभाती थी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को रोकिए और बताइए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा
महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना रख दिया कि दुकानें अब बंद होंगी। दूसरी बात, विदेशी वस्तुओं का पूरी तरह से महिलाओं ने बहिष्कार कर दिया। आज भी आप देख सकते हैं पुरुष वर्ग कुछ भी नहीं कर सकता यदि महिलाएं ना चाहें तो। आप अपने घर में ही अनुमान लगा कर देख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाओं की भागीदारी का स्वरूप कैसा था? आप कह सकते हैं व्यापक और सक्रिय। अगर वह चाह लिए तो आप बिल्कुल वहां निष्क्रिय हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा व्यापक रूप से वह भागीदारी निभाने लगी। शराब की दुकानों पर उन्होंने धरना रख दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगी। यह पहली बार था कि जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन में उतरी थी। कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों की प्रमुख शिकायत क्या थी? किसान क्या चाहते थे? नमक कर, भूमि कर, प्रेस प्रतिबंधित या फिर शिक्षा नीति? किसान को शिक्षा से क्या मतलब है? ठीक है ना। किसानों की शिकायत क्या थी? इनकी शिकायतें थी कि लगान माफ किया जाए और करों में छूट मिल जाए, अर्थात भूमि कर से संबंधित उनकी शिकायतें थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आंदोलन का ग्रामीण स्वरूप इसी कारण से ज्यादा मजबूत हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से समापन किस वर्ष हुआ? 1934 में। दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। याद रखिएगा, दांडी मार्च यात्रा के साथ साथ। क्या कारण था कि इसे समाप्त कर दिया गया? बढ़ता दमन, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगने लगा, आंदोलन की थकान ज्यादा बढ़ने लगी। इसी कारण से 1934 में इसे समाप्त कर दिया गया। कुछ जगहों पर हिंसा भी होने लगी। यह भी एक बड़ा कारण था कि इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या था? इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व क्या था? बताइए, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जन आंदोलन का राष्ट्रव्यापी विस्तार हो गया। गांव से शहर तक यह आंदोलन पहुंच गया, पुरुष से महिला तक पहुंच गया, किसान से मजदूर तक पहुंच गया, अर्थात सभी वर्ग के लोग इससे जुड़ने लगे। अर्थात पहला व्यापक आंदोलन इसे ही तो माना गया। मैंने आपको बताया जन आंदोलन का राष्ट्रव्यापी विस्तार हो गया। ऐतिहासिक महत्व यही निकला। जैसा मैंने बताया, शहर से गांव तक पहुंच गया, गांव से शहर पहुंच गया, पुरुष से महिला तक पहुंच गया, किसान से मजदूर तक पहुंच गया। सभी लोग इसमें सम्मिलित हो गए इस आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक प्रमुख चरण लाहौर अधिवेशन भी तो है ना दोस्तों। देखते हैं प्रश्न क्या है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। यह अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। इसके बाद ही तो दांडी मार्च यात्रा निकली थी ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में यह आयोजित हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन में अध्यक्षता की और यह उनके नेतृत्व में युवा और उग्र राष्ट्रवाद के उभार का भी संकेत था कि युवा लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा कौन सा लक्ष्य औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? कौन सा लक्ष्य औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया? मैंने आपको बताया पूर्ण स्वराज। क्या बताया मैंने? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की शुरुआत या फिर औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति मिली कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। पूर्ण स्वराज को आप कह सकते हैं कांग्रेस का आधिकारिक लक्ष्य घोषित किया गया। कब? लाहौर अधिवेशन में। इससे पहले कांग्रेस जो है डोमिनियन स्टेट की मांग कर रही थी, लेकिन लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस भी पूर्ण स्वराज की मांग करने लगी। दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहा है। लाहौर अधिवेशन के बाद 26 जनवरी को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? स्वाधीनता दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए पहले यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। कौन? 26 जनवरी। लेकिन अब किस रूप में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। याद रखिएगा। इसी के कारण ऐतिहासिक महत्व इस प्रकार से हुआ
कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। यह डेट हम भूल नहीं सकते थे, इसीलिए हमने 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। लाहौर अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1926 से लेकर 1931 तक कौन वायसराय था? इरविन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के शासनकाल में मैंने आपको बताया लाहौर अधिवेशन हुआ। सविनय अवज्ञा की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कब हुआ? 34 में। शुरुआत कब मानी जाती है? गांधी जी के इरविन के शासनकाल में ही। गांधी इरविन समझौता भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ है दोस्तों। तो वायसराय कौन था लाहौर अधिवेशन के समय? इरविन। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऐतिहासिक महत्व कि लाहौर अधिवेशन पूर्ण रूप से सफल हुआ, आप कह सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का निर्णायक चरण यहाँ से आरंभ होता है, ऐसा माना जाता है। लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ साथ समझौते की राजनीति को समाप्त किया गया और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष यहाँ से शुरू हो गया। लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया पूर्ण स्वराज की बात यह पारित की गई। यह किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि यहाँ अध्यक्षता कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन के बाद कांग्रेस ने किस तिथि को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया? 26 जनवरी 1930। लाहौर अधिवेशन के जस्ट बाद 26 जनवरी 1930 को हमने स्वाधीनता दिवस मना लिया। लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 को हम पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन मना लिए। तो इस मनाने के साथ साथ आप कह सकते हैं स्वतंत्रता प्रतिज्ञा भी हमने ली कि आज से हम स्वतंत्र हो गए हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद शुरू हुआ आंदोलन किस सिद्धांत पर आधारित था? हमारा पूरा का पूरा सिद्धांत था अहिंसक सविनय अवज्ञा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने नेतृत्व किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया, आप कह सकते हैं दांडी मार्च यात्रा के साथ साथ। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज को औपचारिक लक्ष्य कब घोषित किया गया? कांग्रेस के द्वारा कब इसे घोषित किया गया? औपचारिक लक्ष्य है कि अब हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ साथ। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद किस तिथि को पूरे देश ने इसकी प्रतिज्ञा ली? अभी अभी मैंने आपको बताया सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो ना तो आप टेंशन मत लो, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको याद ही हो रहे होंगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। भाई हमारी गलती है, हम मानते हैं कि क्वेश्चन यदि रिपीट हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी आप ध्यान से सुनते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया? इस घोषणा का मसौदा किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा में किस सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया? अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर विशेष ध्यान दिया गया। स्वतंत्रता का संघर्ष होगा, ऐसा घोषणा किया गया। स्वतंत्रता संघर्ष अब किया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई। अहिंसक और सविनय अवज्ञा के माध्यम से इसे शुरू किया गया, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज की घोषणा का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा क्या महत्व था? बताइए। हाँ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम चरण यहां से प्रारंभ हो गया। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद कांग्रेस ने किस प्रकार के आंदोलन को अपनाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना लिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ। पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? कितनी बार बताऊं? 26 से लेकर 31 तक। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद प्रश्न रिपीटेड से आगे भी मिलेंगे, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा ध्यान से। बताते चलिए कि आप सही कर पा रहे हैं या नहीं। वीडियो को रोक रोक के देखिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद 26 जनवरी को भविष्य में किस कारण से विशेष महत्व दिया गया? गणतंत्र दिवस का आधार माना गया। कौन? 26 जनवरी।
दांडी मार्च की शुरुआत कब और कहां से हुई है? याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत होती है। कहां तक चलती है दांडी मार्च यात्रा? दांडी तक चलती है, स्वाभाविक सी बात है। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह यात्रा चलती है। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन कब किया? दोस्तों, मैंने आपको बताया 12 मार्च से 5 अप्रैल तक यह यात्रा चली है। तो 6 अप्रैल, जस्ट एक दिन के बाद, गांधी जी ने नमक खुद बनाया, ठीक है ना? तो इस नमक कानून को उल्लंघन कर दिया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 6 अप्रैल सन 1930 गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा, आप कह सकते हैं, और यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप देख सकते हैं प्रश्न कब पूछा गया है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर जो पूर्ण एकाधिकार बना रखा था उसे वह दूर करे, गरीब जनता को दांडी मार्च का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आप देख सकते हैं, मैं बार बार इसीलिए नहीं बता रहा हूं कि कब पूछा गया है। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर जो पूर्ण एकाधिकार बना रखा है, गरीब जनता से कर लेकर नमक दिया जा रहा था, ठीक है ना? तो उसका विरोध करना, नमक कर का और ऐतिहासिक एकाधिकार का विरोध करना, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहा है। गांधी जी ने इसे जनता से जोड़ने वाला एक मुद्दा बनाया। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने लगभग कितनी दूरी तय की? 390 किलोमीटर। कहां से कहां तक? मैंने आपको बताया साबरमती से दांडी मार्च तक, दांडी तक, अर्थात कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक यह जो यात्रा चली, तो 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने तय की। दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन, 26 से लेकर 31 तक। दांडी मार्च का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ा महत्व क्या था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जनसामान्य की व्यापक भागीदारी। मैंने आपको बताया ना कि किसान, मजदूर, महिलाएं, सब के सब इसमें जुड़ गए। व्यापक भागीदारी, जनसामान्य और व्यापक भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। दांडी मार्च के बाद देश के अन्य भागों में नमक कानून का उल्लंघन किस प्रकार से हुआ? पूरे देश में स्थानीय स्तर पर इसका उल्लंघन किया गया। खुद लोग अपना अपना नमक बनाने लग गए। समुद्री नमक बनाया गया, नमक बेचकर नमक कर नहीं दिया गया। दांडी मार्च के बाद महिलाओं की भूमिका कैसी रही? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और नेतृत्वकारी भूमिका उनके द्वारा निभाई गई है। शराब की दुकानों पर धरना रख दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। यदि महिलाएं बहिष्कार करेंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने घर में भी आप देख सकते हैं। दांडी मार्च का तत्काल राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? इसका राजनीतिक परिणाम जो हुआ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन की राष्ट्रव्यापी विस्तार हुआ। मैंने आपको बताया ना कि गांव से शहर तक, महिलाओं से पुरुष तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ, देश से विदेश तक आप कह सकते हैं। दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत ही आता है गांधी इरविन समझौता। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? गांधी इरविन समझौता यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 में यह प्रश्न पूछा गया है। बताना है कब यह संपन्न हुआ। मार्च सन 1931, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह समझौता 5 मार्च सन 1931 को संपूर्ण हुआ, यह संपन्न हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हो गया था, फिर दोबारा 1932 से फिर से स्टार्ट हुआ। हालांकि गांधी इरविन समझौते के समय भारत का वायसराय फिर से वही 26 से 31। दोस्तों देखो ना, कितनी बार पूछा गया है, मैं क्या कर सकता हूं। गांधी इरविन समझौते का प्रमुख परिणाम क्या हुआ? हाँ, बताना है कि प्रमुख परिणाम क्या हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति नहीं हुई दोस्तों, स्थगन हुआ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से रोका गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्योंकि तैयार हो गई थी, इसलिए इसका स्थगन किया गया, समाप्ति नहीं की गई। गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया? कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी हम लेंगे, तब तक हम इस आंदोलन को बंद करेंगे, मतलब रोकेंगे, स्थगन करेंगे। कौन से? सविनय अवज्ञा आंदोलन को।
गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने किस पर सहमति दी? किस पर सहमति दी कि सभी राजनीतिक बंदियों को रिहाई कर दिया जाए, अर्थात जो भी दांडी मार्च यात्रा हुई थी ना दोस्तों, दांडी मार्च यात्रा में जितने लोग भी भागीदारी निभा रहे थे सभी को अंदर कर दिया गया था। इसीलिए तो यह दांडी मार्च जो है वह पूरे विदेश में भी राष्ट्रव्यापी के रूप में जाना गया। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया, जितने लोगों को भी अंदर कर दिया गया था। लेकिन एक समझौता हुआ इरविन और गांधी के बीच में, उसमें यह बात की गई कि सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई कर दी जाए। अहिंसक राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया और हिंसक अपराधों में शामिल लोगों को इस दायरे में नहीं रखा गया था। जितने लोग भी अहिंसा के साथ साथ अंदर किए गए थे उन्हें सबको बाहर कर दिया गया। गांधी इरविन समझौते के तहत नमक कानून के संबंध में क्या प्रावधान किया गया? नमक कानून के संबंध में प्रावधान किया गया कि तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति अब दे दी जाती है, क्योंकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो गया, कहां से रोक सकते हो। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, केवल और केवल मैंने आपको बताया ना, समझौते के तहत नमक उत्पादन में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने की अनुमति मिली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते का सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व क्या निकला? सबसे बड़ा राजनीतिक महत्व निकला कि कांग्रेस को वैध राजनीति शक्ति में मान्यता मिली, अर्थात अहिंसा के साथ साथ वह बहुत ज्यादा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने लग गए। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को एक वैध वार्ताकार शक्ति के रूप में स्वीकार किया कि हाँ, यह एक पार्टी है जिनकी बातें हम अब सुनेंगे। गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया? मैंने अभी अभी आपको बताया 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से लेकर दिसंबर तक कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? गांधी जी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? गांधी जी के द्वारा किया गया ना दोस्तों। कांग्रेस की ओर से केवल गांधी जी ही इसमें शामिल हुए थे और कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि भागीदारी भी गांधी जी के द्वारा ही निभाई जा रही थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर भेदभाव रह गया। मुसलमान, दलित, सिख, इन सब के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो मुद्दा था वह बिल्कुल हट ही नहीं पाया। मुसलमान अर्थात मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि पृथक निर्वाचन हो और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने इसका विरोध किया, यही सबसे बड़ा विवाद बना, ठीक है ना। इसीलिए यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतभेद के कारण यह असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन? बताओ। अब यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इरविन तो 26 से 31 तक था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 31 में हुआ, लेकिन कब से कब तक चला? सितंबर से दिसंबर तक। इस समय पर कौन वायसराय था? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विलिंगडन। विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगडन। 31 से लेकर 36 तक इनका कार्यकाल चला है, याद रखिएगा। इन्हीं के कार्यकाल में सम्मेलन की विफलता हो गई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः आरंभ हो गया, लेकिन समाप्त भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ होगा, क्योंकि 1930 से लेकर 1934 तक ही तो चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? मुस्लिम लीग, कांग्रेस, दलित वर्ग, सिख समुदाय। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा दलित वर्ग। दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पृथक निर्वाचन के यह समर्थक थे, जबकि गांधी जी इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। किसका? पृथक निर्वाचन का। गांधी जी ने इनका कड़ा विरोध किया था। किनका? भीमराव अंबेडकर का। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। सभी चीजें याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी ने भारत लौटकर फिर क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः आरंभ कर दिया, ठीक है ना। यही कर सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के दमन की नीति को अपनाया फिर से दोबारा।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का तत्काल परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस पर पुनः प्रतिबंध बार बार लगा दिया गया। गांधी जी की फिर से गिरफ्तारी कर ली गई। कांग्रेस को गैर कानूनी फिर से घोषित कर दिया गया। प्रेस और सभाओं पर इनके रोक लगा दी। बहुत बड़े बड़े सैंक्शन लगाए गए। किसमें? गांधी जी अर्थात कांग्रेस में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यही रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री यही रहे हैं, मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अब द्वितीय चरण की बात कर लेते हैं। इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण किस कारण से प्रारंभ हुआ? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, गांधी इरविन समझौते के उल्लंघन के कारण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दमन की नीति अपनाई गई कि कांग्रेस का हम दमन कर देंगे, इसीलिए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। समझौते की शर्तों का पालन नहीं हुआ, इससे आंदोलन का द्वितीय चरण कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? 1932 से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का विलिंगडन। ऑप्शन नंबर सी। कब से कब तक? 31 से 36। सभी चीजें याद रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान कांग्रेस का कौन सा संगठनात्मक स्वरूप रहा है? भूमिगत अर्थात भूमि से जुड़े रहे। अधिकांश शीर्ष नेता जेल में रहे और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे जो भूमिगत नेता थे वह सभी के सभी इस आंदोलन को चलाते रह गए। ऑप्शन नंबर बी भूमिगत संगठन रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, गांधी जी जैसे लोगों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण के दौरान सरकार ने कौन सा अध्यादेश व्यापक रूप से लागू किया? प्रेस का दमन अध्यादेश। प्रेस का दमन किया जाए ताकि इनका आंदोलन बहुत दूर तक ना पहुंचे। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए। संपादकों की गिरफ्तारी कर दी गई। जनमत को दबाने का प्रयास किया गया। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यह आंदोलन ना फैले, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो फैल चुका वो फैल चुका है ना, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी थोड़ी बात, भाई कोई काम ऐसा है, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल समझिए, यदि आपने एक कार्य किया है, उससे आपको सफलता मिली है, भले ही अब भाई सफलता तो मिल गई, लेकिन उस सफलता को पुनः आपसे ले लिया गया। उस काम को आप भले ही दबा दिए हैं, लेकिन जब दोबारा वही काम होगा तो आप तुरंत उसमें कूदेंगे कि नहीं? सुनते ही, कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सुनते ही इस आंदोलन में तुरंत अपन दौड़ जाते थे। इस प्रकार के कार्य हो रहे थे, लेकिन प्रेस का दमन बहुत ज्यादा किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में किसानों की प्रमुख शिकायत क्या थी? द्वितीय चरण में भी लगान में वृद्धि कर दी गई थी, यही कर में वृद्धि कर दी गई, यही इनका द्वितीय चरण में भी बात थी कि आर्थिक मंदी के समय लगान में राहत नहीं मिली, इसलिए किसान भी इस आंदोलन से जुड़ गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका कैसी रही? महिलाओं की भूमिका कैसी रही दोस्तों? अत्यंत सक्रिय, बहुत ज्यादा। भाई महिलाएं एक बार किसी चीज में आ ना जाए, टूट ना जाए कि हाँ हमको हार लेना है तो लेना है, ठीक है। महिलाओं ने धरना कर दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, शराब का विरोध किया, इस प्रकार की बात कर रही थी। अर्थात आप कह सकते हैं अत्यंत सक्रिय रही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम औपचारिक समापन कब हुआ? इसका अंतिम हुआ 1934 में दोस्तों। 1934 में कांग्रेस ने आंदोलन को वापस लिया। कब? 1934 में। इसके बाद ध्यान रखने वाली बात है कि संवैधानिक राजनीति आई। 1935 में एक अधिनियम आया और अधिनियम की ओर सबका ध्यान चला गया। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। कब से कब तक चला? 1930 से लेकर 1934 तक चला। इसे अब हम समाप्त करते हैं। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हमने आपको बताया, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। अपना ध्यान रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।